हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज आपका फिर से स्वागत है हमारी इंटरव्यू की जो सीरीज स्टार्ट है उसके अंदर। बात करने वाले हैं हम अनदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ऑलरेडी हमारी 2-3 वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो इंटरव्यू के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी है आज तक वो वीडियो तो आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये एक्चुअली में आपको आपका जो इंटरव्यू होने वाला है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में। ये अभी की ही आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदुस्तान टाइम्स की, जहां पर उन्होंने बात की है टू फाइट द क्लाइमेट क्राइसिस यूटिलाइज साइंस। शब्द यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्लाइमेट क्राइसिस और साथ में यूटिलाइज साइंस। अब ये जो मुद्दा है या शब्द है ये क्यों आ रहे हैं, या फिर ये एडिटोरियल या फिर ये न्यूज़ आई ही क्यों है, ओपिनियन क्यों आए हैं। देखिए, अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे तो मॉनसून की वजह से बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पर? जो हिमालयन स्टेट है वहाँ पर। यहाँ पर आपका जो पहाड़ है उनमें लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है लाइव्स और जितनी भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका नुकसान हो रहा है। ये तो रही हिमालयन स्टेट की बात करें प्लेन एरिया की, तो आपने देखा होगा यमुना की वजह से दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है वहाँ पर काफ़ी टाइम तक जो पानी है उसका स्तर ज़्यादा रहने की वजह से जो बाढ़ जैसी स्थिति एक बनी हुई थी, पानी बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। अब ये आपका क्लाइमेट क्राइसिस होता है, ठीक है। जब आपकी मॉनसून, सिर्फ एक मॉनसून तो जस्ट एक साइड है क्लाइमेट क्राइसिस की, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर आती हैं। बट खैर, अभी हम मॉनसून का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मॉनसून में जैसे एकदम से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा खड़ा नहीं रह पाया और बहुत सारी बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बह गया। उसका दिल्ली वाला एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ये आपकी क्रिएट हो रही है क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, ठीक है। जो क्लाइमेट के अंदर बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम टर्म यूज करते हैं, उसकी वजह से जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं और बढ़ते हुए जो गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज आपकी इंक्रीज हो रही हैं, मीथेन गैसेज का जो इरप्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा रिलीज हो रही है, उनकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो क्रिएट होता है। खैर, यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है और जो साइंस है उसको हमें कंबाइन करना है। किस तरह से? देखिए, अगर आप देखेंगे भारत के अंदर वैसे भी जो स्ट्रक्चर मकान बनाए जाते हैं वो विदाउट एनी साइंटिफिक किसी एप्लीकेशन के बनाए जाते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशन का मतलब, आप किसी जगह पे अगर घर बनाओगे तो डेफिनेटली ये उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़मीन कितनी स्टेबल है। क्या वो जो ज़मीन है थोड़ी बहुत भार पड़ने से क्या वो दब जाएगी? अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे आप घर नहीं बनाएंगे। अब ये कुछ एक एग्जाम्पल था जो कि चीज़ें कंसिडर करनी होती है घर बनाते टाइम पे। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर भारत के अंदर, इंडिया के अंदर किसी तरह के कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता। ज़्यादातर शहरों के अंदर, ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। विदाउट एनी रैशनैलिटी, विदाउट एनी थॉट्स जो है कहीं पर भी घर बना दिए जाते हैं। मतलब अगर आपकी ज़मीन है तो आपने घर बना दिया, दैट्स इट। वहाँ पर वो कितने टाइम तक खड़ा रह पाएगा ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही बाद में जब ये नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, डिजास्टर आते हैं, उनकी वजह से घर बार जो हैं ये सब चीज़ें हमें टूटती हुई या बहती हुई नज़र आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर घर की बात करें, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर हमें साइंस का यूज़ करना चाहिए। ये यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो बनता है डिस्कशन का। किस तरह से? देखिए, आपने सुना होगा GIS के बारे में, सुना होगा GPS के बारे में, सुना होगा रिमोट सेंसिंग के बारे में, सुना होगा। ये चीज़ें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है और ये टाउन प्लानिंग में हेल्पिंग करती है। टाउन प्लानिंग मतलब आप कहीं किसी जगह पे कोई टाउन बना रहे हैं तो उसमें ये हेल्प करेगी कि किस तरह का टाउन होना चाहिए, कौन कौन से तरह के जो रिसोर्सेज है वहाँ पे यूज़ करने चाहिए, किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि किसी भी तरह के अगर डिजास्टर आता है उस केस में उसके खिलाफ जो है प्रिपेयर्डनेस हमारी पहले से ही हो। तो हिमालयन स्टेट में किस तरह के घर बनाने हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेन किस तरह का होना चाहिए, कोस्टल एरिया में किस तरह का होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है थ्रू दिस टेक्निक्स, GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, ये जो तरीके हैं इनके थ्रू। तो ये हुए आपके साइंटिफिक मेथड जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके अलावा हमें और तरह का, कि अगर हम बात करें तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर कहाँ पर होना चाहिए, वुडन स्ट्रक्चर कहाँ पर होना चाहिए, ज़मीन से हाइट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितनी रख सकते हैं,
ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंटिफिक तौर पर हमें हेल्प कर सकती हैं हमारे जो आगे का जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे उसके अंदर। क्योंकि अगर इररेशनली विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी बेसिक नॉलेज अगर आप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो हाँ, हो सकता है आप साल 2 साल तक सर्वाइव कर पाएं, लेकिन उससे आगे सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, घर बार जो भी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना करे, रोड बनाए, अगर वो साइंटिफिक तौर पर उसके ऊपर रिसर्च नहीं की गई क्या वो जमीन स्टेबल है कि नहीं है, तो वो 1-2 टाइम ही आपका सर्वाइव कर पाएगा, 1-2 साल के लिए। उसके बाद वो किसी ना किसी तरह के जो डिजास्टर होगा उसके थ्रू बह जाएगा या फिर टूट जाएगा। सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर न्यूज में भी है, कि क्लाइमेट क्राइसिस किस तरह से कम किया जा सकता है विद यूजिंग साइंस का यूज करते हुए क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में डिस्कशन। ये 2 टॉपिक हमें कंबाइन करके इनके ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो एक आपका ये टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो फार्मर की इनकम के बारे में, ये क्यों मुद्दा आया है या फिर ये क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, अभी आपने रिसेंटली कुछ टाइम पहले देखा होगा, एक 15-20 दिन पहले, कि जो टमाटो के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अभी अगर आप देखेंगे टमाटर कुछ जगह पर 20-30 रुपए में बिक रहा है, लेकिन 10-15 दिन पहले की अगर हम बात करें तो 200-250 रुपए पर केजी में जो टमाटर है वो बिक रहा था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज का प्राइस हफ्ता 10 दिन पहले 250 रुपए किलो हो और अभी अगर देखा जाए तो वो आपका 20-30 रुपए किलो बिक रहा है। इतना ज्यादा ग्रोथ या फिर इतना ज्यादा डिक्रीज कैसे हो सकता है। देखिए, भारत की जो एग्रीकल्चर है वहां पर कई तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आई थी, जो 3 रिफॉर्म्स लेके आई थी, लेकिन वो उसके अंदर जो किसान थे उनका ये कहना था, और बहुत सारे दूसरे भी जो लोग हैं उनका ये कहना था कि उसके अंदर काफी कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट किया गया और जो 3 फॉर्म्स लॉज थे उनको वापस ले लिया गया। खैर, मुद्दा हमारा यहाँ पर ये नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ पर ये है कि किस तरह से जो फार्मर्स की इनकम है उनको डबल किया जा सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जो टमाटर है उसके प्राइसेस 200-250 रुपए बढ़ गए, उसके बाद अभी कम हो गए। तो अगर आपको लगता है कि ये 200-250 रुपए जो प्राइस बढ़ा था, क्या ये किसानों की जेब में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। अगर मैं आपको एक रिसर्च के थ्रू बताऊं तो एक हमारा जो डाटा है वो ये कहता है कि जो किसान है हमारे यहाँ पर भारत के अंदर, उनकी जो मंथली इनकम है वो लगभग 10,000 के अराउंड है, और ये अभी जाकर 10,000 है। इससे पहले अगर हम एक डिकेड पहले की बात करें या फिर 7-8 साल पहले की बात करें तो वो वहां पर 6,000 पर मंथ हुआ करती थी, लेकिन अभी चलो कुछ इंक्रीज देखने को मिला है। तो 10,000 भी अगर हम मंथली इनकम मान के चले किसान की, एवरेज किसान की, सभी की नहीं बात कर रहे हैं, तो 10,000 की इनकम में अब किसान अकेला तो नहीं होगा, उसकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, बेबी होंगी, तो उनका गुजारा कर पाना 10,000 में काफी मुश्किल है। इस वजह से किसान को एक फसल लगाने के बाद दूसरी फसल लगाने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, जिस वजह से उसे पैसा लेना पड़ता है, और उसके बाद वो ये जो लोन का पूरा कंसेप्ट होता है इसके अंदर फंस जाता है, और आखिरकार फिर आप न्यूज में देखते हैं कि किसान ने जो सुसाइड कर लिया। ये डिस्ट्रेस के अंदर, ये जो इतने स्ट्रेस के अंदर हमारा किसान दबा हुआ है देश का, उसकी इनकम को बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसी वजह से जो सरकार है उसने भी कई प्रयास किए हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पाएं, ये हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, PIB, उसकी रिपोर्ट है, जहां पे बात की गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा किसानों की इनकम को डबल करने का जो टारगेट है वो सेट किया गया था। 2016 के अंदर एक कमेटी बिठाई गई थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि किस तरह से, आपने नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी स्पीच में भी कई बार सुना होगा कि वो फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात करते हैं। तो उसके अंदर जो 2016 के अंदर कमेटी बिठाई गई थी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, उसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि इंक्रीज इन दी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन दी लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ये कुछ चीजें थी जो गवर्नमेंट की उस कमेटी ने मेंशन किए थे कि इन सब चीजों में अचीवमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। साथ में अगर बात करें गवर्नमेंट क्या करती है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जो आपने क्रॉप उगाई है, जो भी फसल आपने उगाई है, तो मार्केट में अगर मान लीजिए आपको कोई चावल, आपने जो गेहूं मान लीजिए आपने उगाई है, आप अपनी गेहूं को 40 रुपए पर केजी के हिसाब से आप बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में जितने भी प्लेयर्स बैठे हैं, जो भी आड़ती हैं, वो आपको 30 रुपए पर केजी में बेच रहे हैं। तो सरकार ने वहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दिया है कि अगर वो 30 में बेच रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, तो सरकार 40 में खरीदेगी, आप उनको बेचने की बजाय सरकार को बेच दीजिए। इससे कम प्राइस में आपको बेचने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा अगर मिल रहा है तो ऑब्वियसली किसान बेच सकता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसानों को लिए वो भी दिया गया है। आगे अगर बात करें
तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो ये थी कि किसानों की इनकम को डबल किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन से रिफॉर्म्स है जो एग्रीकल्चर के अंदर लेके आए जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने थॉट से बता सकते हैं कि कौन कौन से चीजें हैं जहां से किसानों की जो इनकम है उसको डबल किया जा सकता है, कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या क्या चीजें ऐसी है जो एग्रीकल्चर के अंदर जिनमें डेवलपमेंट की जरूरत है, और हमारे जो किसान हैं जो डिस्ट्रेस में हैं, जो इतने घाटे में हैं या फिर कहीं की अपनी आजीविका भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें किस तरह से बढ़ोतरी की जा सकती है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, हमारा यहाँ पे मोटिव ये नहीं है कि हम आपको ये टॉपिक डिटेल में डिस्कशन करवाएं, ठीक है। हमारा यहाँ पे मोटिव ये है कि हम आपको एक आइडिया दे पाएं कि सवाल कहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूज़ है अगर हम बात करें तो जैसे कि फार्मर्स की इनकम की बात कर लें तो डबलिंग इनकम इज अ ड्रीम, यहां पर ये बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, व्हाई डबलिंग फार्मर्स इनकम इज स्टिल अ ड्रीम। तो रीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मतलब हमारे लिए सपना क्यों है, ड्रीम क्यों है, क्यों ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है ये फार्मर्स की इनकम को डबल कर पाना, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम अचीव। सो यहां से ये न्यूज निकल के आती है कि क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और ये तो न्यूज 2016 की है, लेकिन हमारे लिए अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं वेजिटेबल्स की, महंगाई तो बढ़ी रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई भी और दूसरी चीज होगी, लेकिन फार्म प्रोडक्ट जो हैं उनके प्राइसेस राइज हो रहे हैं और वो कुछ टाइम के लिए राइज होते हैं फिर गिर जाते हैं। और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि वो पैसा किसान के जेब में नहीं जा रहा है, ये बात तो क्लियर है, वो बीच के जो बिचौलिए जिन्हें हम कहते हैं उनकी जेब में जा रहा है। तो फार्मर्स को कैसे फायदा होगा? अगर फार्मर को फायदा हो तो कोई भी हमारे देश की जनता जो है वो भी सब्जी जो है 20 के बजाय 30 में लेने के लिए राजी है, 40 में लेने के लिए राजी हो जाएगी अगर फार्मर के पास पैसा जाए तो। लेकिन उनके पास नहीं जा रहा है, उनको बीच के जो लोग हैं वही खा रहे हैं। तो इस वजह से फार्मर्स की इनकम की डबल करने का जो सरकार का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ये इसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए, उसके ऊपर किस तरह से सवाल बन सकते हैं वो बता दिए हैं। बाकी हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि 499 का कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। HCS की अगर बात करें तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से कुछ आपको नजर आएगा, ये हमारी साइट पे आपको मिल जाएगा, goilaclasses.com के नाम से हमारी साइट है, वहां पर आपको ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप इसे फिलअप करके हमारे पास साइट पर ही जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से ये आपका जो फॉर्म है एग्जैक्टली इसी तरह से आपका स्टेट PCS की बात करूं, UPSC की बात करूं, वहां पर भी इसी तरह का फॉर्म आपका होता है। तो आप इसे फिल कीजिएगा, आपकी डिटेल्स हमारे पास होंगी, तो हम आपका जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है एग्जैक्टली वो उसी तरह से आपको एग्जाम जो आपका इंटरव्यू होगा उसकी तरह से करवाएंगे। प्रॉपर इंटरव्यू पैनल होगा, आपका टॉपिक्स डिस्कस करवाए जाएंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी या किस तरह से जो भी डेवलपमेंट की जा सकती हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।